भारत पर अपना औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित कर लेने के बाद ब्रिटिश हुक्मरानों को यह समझ में आ गया कि इस राष्ट्र की शाश्वतता, इसकी संजीवनी शक्ति इसकी संस्कृति में है और इसकी संस्कृति का संभाग है यहाँ का विपुल साहित्य और शिक्षण पद्धति। यह जान लेने के बाद उन्होंने भारतवासियों की राष्ट्रीय चेतना को नष्ट भ्रष्ट कर इसे सदा सदा के लिए अपने साम्राज्य के अधीन उपनिवेश बनाए रखने की अपनी दूरगामी कूटनीतिक योजना के तहत भारतीय संस्कृति पर हमला करने हेतु सर्वप्रथम भारतीय साहित्य को निशाना बनाया और अंग्रेजी शिक्षण पद्धति को उसका माध्यम। इसी योजना के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋग्वेद को छपवाने के लिए मैक्स मूलर को 9 लाख रुपए नकद दिए। इतना ही नहीं तो सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक वेतन देकर इस कार्य हेतु नियत किया गया। मैक्स मूलर ने इसकी भूमिका में लिखा कि इसको लिखने में 25 वर्ष लगे और फिर छपवाने में 20 वर्ष। इस प्रकार 45 वर्ष तक वे केवल एक ही पुस्तक में लगे रहे। उसके बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और कूटनीतिज्ञों ने एक सदी 1846 से 1947 तक लगातार फ्रेडरिक मैक्स मूलर को वेदों के महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी योजना सफल हुई और 19वीं सदी के सरल हृदय हिंदुओं ने उसे ही सच मान लिया जो कि मैक्स मूलर ने कहा और लिखा। मैक्स मूलर ने कहा, वेद केवल 3000 साल पहले लिखे गए, हमने मान लिया। अब सवाल उठता है कि मैक्स मूलर वास्तव में वेदों और हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रशंसक होने के कारण वेदों, उपनिषदों, दर्शनों आदि के उदात्त, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक चिंतन को अंग्रेजी माध्यम से विश्व भर में फैलाना चाहता था, या वह 1857 के स्वतंत्रता समर के बाद घबराए अंग्रेजों की योजना अनुसार किसी रणनीति पर काम कर रहा था। सोचने वाली बात है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के ज्ञान में अधकचरे 24 वर्षीय अनुभवहीन गैर ब्रिटिश जर्मन युवक मैक्स मूलर को ही वेद भाष्य के लिए क्यों चुना। अगर ध्यान से उस समय की घटनाओं को एक सूत्र में पिरोएं तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वस्तुतः मैक्स मूलर को बढ़ावा देना मैकाले की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में उसने कहा ही था, मैंने सारे भारत का भ्रमण किया है और मैंने एक भी व्यक्ति को चोर और भिखारी नहीं पाया है। मैंने इस देश में इतनी संपदा देखी है तथा इतने उच्च नैतिक आदर्श देखे हैं और इतने उच्च योग्यता वाले लोग देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इसे जीत पाएंगे जब तक कि इसके मूल आधार को ही नष्ट ना कर दें, जो कि इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं। और इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि हम उसकी प्राचीन और पुरानी शिक्षा पद्धति और उनकी इस संस्कृति को बदल दें। क्यों? यदि भारतीय यह सोचने लगें कि जो कुछ विदेशी और अंग्रेजी है वह अपनी संस्कृति से अच्छा और उत्तम है, तो वे अपना स्वाभिमान एवं भारतीय संस्कृति को खो देंगे और वे वैसे ही हो जाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं, पूरी तरह एक पराधीन राष्ट्र। उसके बाद आई मैकाले की वह शिक्षा नीति जिससे आत्ममुग्ध होकर उसने 12 अक्टूबर 1836 को अपने पिता को लिखे एक पत्र में अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाई। हमारी शिक्षा पद्धति का हिंदुओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर ली है वह निष्ठापूर्वक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। कुछ एक औपचारिक रूप में नाम मात्र के लिए हिंदू धर्म से जुड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अनेक स्वयं को निराकार पूजक कहते हैं तथा कुछ ईसाई मत अपना लेते हैं। यह मेरा पूरा विश्वास है, यदि हमारी शिक्षा की योजनाएं चलती रहीं तो 30 साल बाद बंगाल के संभ्रांत परिवारों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा और ऐसा किसी प्रकार के प्रचार एवं धर्मांतरण किए बगैर हो सकेगा। किसी धार्मिक आज़ादी में न्यूनतम हस्तक्षेप न करते हुए ऐसा हो सकेगा। ऐसा स्वाभाविक ज्ञान देने की प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा। मैं हृदय से उस योजना के परिणामों से प्रसन्न हूँ।
उस समय के एक ईसाई पादरी ने भी लिखा कि प्रत्येक ईसाई मिशनरी यह निश्चित तौर पर जानते हैं कि भारत में मिशन स्कूलों का एक निश्चित उद्देश्य क्या है। वे जानते हैं कि भारत में मिशन स्कूलों का कार्य लड़के और लड़कियों को जीसस क्राइस्ट की ओर ले जाने का है। इसी निश्चित उद्देश्य के प्रति मैक्स मूलर को सचेष्ट करने हेतु दिसंबर 1855 में मैकाले ने उसे मिलने को बुलाया। इस भेंट का संपूर्ण वृतांत अपनी मां को लिखे पत्र में मैक्स मूलर ने स्वयं वर्णित किया है। इस बार मैं लंदन में मैकाले से मिला और उसके साथ मेरी भारत भेजे जाने वाले नौजवानों को क्या सिखाकर भेजा जाए इस विषय पर लंबी बातचीत हुई। निश्चित ही उसके विचार एकदम स्पष्ट हैं और वह असाधारण रूप से वाक्पटु व्यक्ति हैं। मैं ऑक्सफोर्ड वापस लौटा दुखी होकर, किंतु शायद अधिक समझदार मनुष्य बनकर। मूलर के जीवनी लेखक नीरज चौधरी का मत है कि इस भेंट के बाद उसने एक बहरूपिया जैसा खेल खेला, जिससे कि ब्रिटिशों के राजनीतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती रहे और भारतीयों को भी शब्द जाल में बहकाए रखा जाए। मैक्स मूलर ने हृदय की भावनाओं को 15 दिसंबर 1866 को अपनी पत्नी को लिखे पत्र में इस प्रकार व्यक्त किए, जो उसके निधन के बाद 1902 में उसकी पत्नी जॉर्जिना मैक्स मूलर ने उसकी जीवनी में प्रकाशित किए। मुझे आशा है कि मैं इस काम को पूरा कर दूंगा और यद्यपि मैं उसे देखने के लिए जीवित भी ना रहूं, तो भी मेरा ऋग्वेद का यह संस्करण और वेद का अनुवाद भारत के भाग्य और लाखों भारतीयों की आत्माओं के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा। यह वेद उनके धर्म का मूल है और मूल को उन्हें दिखा देना उनको मूल सहित उखाड़ फेंकने का सबसे उत्तम तरीका है। हे प्रभु, मैक्स मूलर स्वयं स्वीकार रहा है और स्पष्ट कह रहा है कि उसके द्वारा वेद और हिंदू धर्मशास्त्रों के भाष्यादि का उद्देश्य हिंदू धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। यदि श्रीमती जॉर्जिना उसके अप्रकाशित पत्रों को प्रकाशित ना करती तो विश्व उस छद्मवेशी व्यक्ति के असली चेहरे को आज तक भी नहीं जान पाता। इसी योजना के तहत उसने वेदों को केवल 3000 वर्ष पूर्व का घोषित किया और यहीं से शुरू हुई अंग्रेजों की कुटिल नीति। पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्रचारित करना शुरू किया कि चूंकि मोहनजोदड़ो के पुरातत्व अवशेष 5000 वर्ष पुराने हैं, अतः निश्चित ही वे वेद पूर्व सभ्यता के लोग रहे होंगे, जिन्हें बाहर से आए आर्य लोगों ने नष्ट कर दिया या पराजित कर जंगलों में भगा दिया और उनके शहरों पर स्वयं कब्जा कर लिया। उद्देश्य साफ था, यह दर्शाना कि जैसे हम बाहर से आए, भारतवासी भी बाहरी ही हैं। यहाँ के मूल निवासी तो जंगलों में रहने वाले ही हैं, जिन्हें आक्रमणकारी आर्यों ने खदेड़ कर वनवासी बना दिया। उसी मानसिकता के साथ वनवासी समाज को नाम दिया गया आदिवासी, अर्थात वे ही भारत के मूल निवासी हैं। शेष लोग तो आक्रमणकारी आर्यों की संतान हैं, जो बाहर से आए हुए विदेशी हैं। जैसे हम विदेशी, वैसे ही वनों में रहने वाले आदिवासियों के अतिरिक्त हर भारतवासी भी विदेशी। यह देश नहीं धर्मशाला है। लोग आते गए, बसते गए। किंतु ज्यों-ज्यों मोहनजोदड़ो पर शोध आगे बढ़ा, इस मिथ्या धारणा की हवा निकलना शुरू हो गई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव फलक में स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी की लिपि में ही वेदों के नामों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त हुआ और पश्चिमी विद्वानों की धारणाओं की मिट्टी पलीत हो गई। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि वेद 5000 साल से भी अधिक प्राचीन हैं, और साथ ही यह भी कि आर्य और मोहनजोदड़ो सभ्यता अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार आज हमारे यहाँ अनेक भाषाएं हैं, उस समय भी थी। कुछ संस्कृत बोलते थे, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की द्रविड़ पूर्व प्रोटो द्रविड़ियन भाषा। आर्य सभ्यता और द्रविड़ियन सभ्यता साथ साथ चली जैसे आज हैं। आर्य अगर कहीं बाहर से आए होते तो जहाँ से आए हैं वहाँ का कुछ तो प्रमाण उपलब्ध होता, लेकिन दुर्भाग्य से मैकाले की शिक्षा पद्धति से निकले
काले अंग्रेजों ने तो वही मानना शुरू कर दिया जो उसके मानसिक स्वामी ने बताया, भले ही वह कितना ही अप्रामाणिक और झूठ ही क्यों ना हो। अब बात 9 अगस्त आदिवासी दिवस की। सच्चाई यह है कि 1492 में कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद वहां के मूल निवासी रेड इंडियन पर गोरी चमड़ी वालों ने अकथनीय अत्याचार किए, उन्हें गुलाम बनाया, वे खरीदे बेचे गए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ संगठनों द्वारा 1992 में कोलंबस के अमेरिका में आने के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वहां एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी की गई। यह अमेरिका के मूल निवासियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था, अतः स्वाभाविक ही इस आयोजन का विरोध किया गया। उसके बाद 1994 से 9 अगस्त को आदिवासी दिवस अथवा ट्राइबल डे अथवा मूल निवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य था ऐसे प्रदेश या देश के मूल निवासियों को उनके अधिकार दिलाना जिन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त हो। सरल शब्दों में आक्रांताओं द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के कारण उनकी दयनीय स्थिति में सुधार लाने के कदम उठाना। जरा विचार कीजिए कि भारत में तो ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ 9 अगस्त जैसा दिवस मनाने का क्या औचित्य है। लेकिन भारत को टुकड़े टुकड़े देखने की इच्छा रखने वाले लोग कहाँ मानने वाले हैं। मैकाले के ये मानस पुत्र अलगाववाद को हवा देने में जुटे हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। वंदे मातरम।